नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के 300 एमसीक्यू सीरीज का चौथा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में 151 से 200 तक के क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएनएस की धारा 144 उपधारा 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है, उसे लैंगिक शोषण के लिए लगाता है, तो दंड क्या है? 3 से 7 वर्ष का कारावास, कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास, केवल जुर्माना। सही उत्तर है कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। ये धारा मुख्य रूप से अवैध व्यापार किए गए व्यक्ति के शोषण से संबंधित है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि दंड के रूप में विशेष रूप से कठोर कारावास का ही प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें सामान्य कारावास का कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस बात पे जोर देना बहुत जरूरी है कि यदि शोषण किसी बालक का हो तो जो सजा है वो वयस्क की तुलना में बहुत अधिक होती है। बालक की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। एकदम सही। और ये जो दुर्व्यापार है यानी मानव तस्करी, इसे बीएनएस की धारा 143 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जी, अब इसी दुर्व्यापार से जुड़ा वयस्क का मामला देखते हैं। बीएनएस की धारा 144 उपधारा 2 के तहत किसी वयस्क व्यक्ति जिसका दुर्व्यापार किया गया हो को लैंगिक शोषण के लिए नियुक्त करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? 1 वर्ष की जेल, कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष की जेल, मृत्युदंड। सही उत्तर है कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। देखिए, ये प्रावधान खासतौर पर उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें ये स्पष्ट जानकारी है कि पीड़ित की तस्करी की गई है। यानी उन्हें पहले से पता होना चाहिए। हाँ, और इसमें भी दंड कठोर कारावास ही रखा गया है। तो सजा भले ही बालक के मुकाबले थोड़ी कम हो, पर है कठोर कारावास ही। सही कहा। ये दरअसल मानव तस्करी के बाद होने वाले शारीरिक शोषण के पूरे चक्र को रोकने के लिए एक बेहद कड़ा कानून है। अब देश की सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पर आते हैं। बीएनएस की धारा 148 के अनुसार भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने, धारा 147 के अपराध का षड्यंत्र रचने पर क्या दंड निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष की जेल, 7 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, केवल जुर्माना। सही उत्तर है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। षड्यंत्र का ये जो मामला है, ये धारा भारत के भीतर या बाहर किए गए सभी राजद्रोहपूर्ण षड्यंत्रों पर समान रूप से लागू होती है। अच्छा, देश के बाहर बैठकर रचे गए षड्यंत्र भी इसी में आएंगे? बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, आपराधिक बल द्वारा केंद्र या राज्य सरकार को भयभीत करने का षड्यंत्र भी इसी धारा में शामिल है। डराना धमकाना भी षड्यंत्र का ही हिस्सा माना गया है। लेकिन अगर कोई सीधे युद्ध छेड़ दे या उसका प्रयत्न करे, जो कि धारा 147 का अपराध है, तो उस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिलता है। बहुत ही संगीन अपराध है ये। इसी से मिलता जुलता सशस्त्र बलों से जुड़ा अगला प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सैनिक को उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करता है, तो बीएनएस की धारा 159 के तहत क्या सजा मिल सकती है? 3 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास। सही उत्तर है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इस कानून को सीधे तौर पर सशस्त्र बलों में विद्रोह भड़काने और उनका अनुशासन तोड़ने से रोकने के लिए बनाया गया है। सेना का अनुशासन बहुत जरूरी है। एकदम। इसीलिए विद्रोह भड़काने के सिर्फ प्रयत्न पर ही ये अत्यंत कठोर दंड दिया जाता है। यहाँ शब्द प्रयत्न है, तो अगर सच में विद्रोह हो जाए तो क्या होगा? वास्तव में सशस्त्र बलों में विद्रोह हो जाए तो अपराधी को बीएनएस की धारा 160 के तहत दंड मिलता है। अब चुनाव और मतदान के अधिकारों पर चलते हैं। बीएनएस की धारा 169 के तहत निर्वाचन अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना या न होना, उम्मीदवार होने से नाम वापस लेना, मतदान करना या मतदान से विरत रहना। उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी।
चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों के इन सभी अधिकारों को वैधानिक सुरक्षा दी गई है। चाहे वो वोट देना हो या चुनाव लड़ना। जी, और जो व्यक्ति चुनाव में नाम निर्देशित होता है उसे कानूनी भाषा में धारा 169A के तहत उम्मीदवार कहा जाता है। और इन अधिकारों के प्रयोग में अगर कोई रुकावट पैदा करे, इन अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा डालना चुनावों पर अनुचित प्रभाव डालना कहलाता है, और ये अनुचित प्रभाव धारा 171 के अंतर्गत आता है। इसी अनुचित प्रभाव का एक तरीका रिश्वतखोरी भी है। चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी के अपराध का वर्णन बीएनएस की किस धारा में किया गया है? धारा 168, धारा 169, धारा 170, धारा 172। सही उत्तर है धारा 170। रिश्वतखोरी का सीधा अर्थ यही है कि चुनाव में अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रलोभन देना। परिभाषा तो धारा 170 में है, पर इसकी सजा कहाँ है? रिश्वतखोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की धारा 173 में किया गया है। और इसके अलावा भी तो चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं। हाँ, चुनावों में जो अवैध भुगतान होता है उसका स्पष्ट उल्लेख धारा 176 में है। चुनाव से ही जुड़ा अगला प्रश्न है, बीएनएस की धारा 175 किससे संबंधित है? चुनाव में रिश्वतखोरी, चुनाव के संबंध में झूठा बयान, चुनाव में प्रतिरूपण, अवैध भुगतान। सही उत्तर है चुनाव के संबंध में झूठा बयान। ये धारा तब लागू होती है जब चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के चरित्र या आचरण के बारे में जानबूझकर झूठा बयान दिया जाता है। ये एक दंडनीय अपराध है। किसी की छवि खराब करने के लिए। बिल्कुल। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ही मतदाताओं को गुमराह होने से बचाना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। ये चुनाव से जुड़े अपराधों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकदम सही। चलिए अब आर्थिक अपराधों की तरफ बढ़ते हैं। सिक्के, सरकारी स्टैंप, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी करने पर बीएनएस की धारा 178 के तहत क्या दंड निर्धारित है? 5 साल की जेल। दंड का प्रावधान इसी अध्याय 10 के अधीन कठोर है। 1 वर्ष की जेल, केवल जुर्माना। सही उत्तर है दंड का प्रावधान इसी अध्याय के अधीन कठोर है। नकली मुद्रा या स्टैंप बनाना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। जालसाजी तो खतरनाक है ही, लेकिन जो मशीनें या सांचे होते हैं उनका क्या? इस सिक्के या नोट बनाने के उपकरणों को रखने पर ही धारा 181 के तहत कार्रवाई होती है। सिर्फ उपकरण रखने पर भी? जी, और यदि कोई जाली नोटों का उपयोग करता है तो सीधे धारा 179 के तहत आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल होती है। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में जाली या कूटकृत सिक्का, स्टाम्प या करेंसी नोट रखता है तो उसे बीएनएस की धारा 180 के तहत कितनी सजा मिलेगी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों? 10 वर्ष। सही उत्तर है 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। कानून की नजर में केवल नकली नोट या सिक्के अपने पास रखना यानी कब्जे में रखना भी अपने आप में गंभीर अपराध है, और इसके लिए ये 7 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। हाँ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यदि वह व्यक्ति इन नकली नोटों को असली के रूप में उपयोग करता है, जो कि पहले बताया था आपने, बिल्कुल, तो सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। काल्पनिक स्टाम्पों का प्रतिषेध बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 182, धारा 183, धारा 186, धारा 188। सही उत्तर है धारा 186। फर्जी या काल्पनिक स्टैंप बनाना, बेचना या उपयोग करना कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित है। और अगर पुराने स्टाम्प के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो? सरकारी स्टैंप को मिटाने या हटाने पर धारा 183 के तहत 3 वर्ष तक की सजा है। समझ गया। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सभी अपराध सिक्कों, करेंसी नोटों और सरकारी स्टैंपों से संबंधित एक ही अध्याय के अंतर्गत आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 189 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है? किसी कानून या कानूनी आदेश के क्रियान्वयन का विरोध करना, कोई शरारत या आपराधिक अतिचार करना, आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करना, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यहाँ एक शब्द आया है आपराधिक अतिचार। इसका मतलब आसान भाषा में क्या अर्थ होता है? देखिए, आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास सीधे शब्दों में समझें तो बिना इजाजत किसी की प्रॉपर्टी या जमीन में घुसना। अच्छा। हाँ,
और वो भी इसलिए ताकि वहां कोई अपराध किया जा सके या उस प्रॉपर्टी के मालिक को डराया धमकाया जा सके। समझ गया। जब 5 या उससे अधिक लोग एक साथ मिलकर ऐसा कुछ करते हैं या सरकार के किसी काम को रोकते हैं तो वो साधारण भीड़ नहीं रहती। कानून की नज़र में वो विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, वहां कोई ऐसी भीड़ इकट्ठा है जो तोड़फोड़ कर रही है और वो व्यक्ति बस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, तो क्या कानून उस व्यक्ति को भी उस विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा मान लेगा? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा पेच है। धारा 19 साफ कहती है कि अगर उस भीड़ का सामान्य उद्देश्य कोई अपराध करना है और कोई व्यक्ति जानबूझकर उस भीड़ का हिस्सा बना रहता है तो वो भी फंसेगा। एकदम, उस भीड़ द्वारा किए गए अपराध के लिए हर एक सदस्य को दोषी माना जाएगा। मनोविज्ञान कहता है कि भीड़ में इंसान खुद को गुमनाम महसूस करता है। हाँ, उसे लगता है कि मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, भीड़ कर रही है। सही बात है। इसीलिए कानून इतना सख्त है। ये स्पष्ट करता है कि सामूहिक हिंसा में मूक दर्शक बने रहना या भीड़ के साथ खड़े रहकर उन्हें मानसिक समर्थन देना भी जेल पहुंचा सकता है। मतलब भीड़ का हिस्सा बनना ही अपने आप में खतरे की घंटी है। कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि उसने अपने हाथों से पत्थर नहीं फेंका। बिल्कुल नहीं। जब एक समूह आपराधिक बल का इस्तेमाल करके किसी को डराता है या गैर कानूनी काम करता है तो वहां मौजूद हर शख्स उस अपराध की जिम्मेदारी साझा करता है। अब अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित का उपचार न करने पर किसी अस्पताल प्रभारी को बीएनएस की धारा 200 के तहत क्या दंड मिलेगा? 6 महीने का कारावास, 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, या दोनों? 2 वर्ष का कारावास, अस्पताल का लाइसेंस रद्द। सही उत्तर है 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों। पहले अक्सर ऐसी खबरें आती थी कि सड़क हादसे में घायल किसी इंसान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल वालों ने पुलिस केस के डर से इलाज करने से मना कर दिया। बहुत आम बात थी ये। तो क्या ये नियम उसी समस्या को खत्म करने के लिए है? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चिकित्सा विज्ञान में एक गोल्डन आवर होता है, शुरुआती 1 घंटा, जिसमें अगर मरीज को इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। यह कानून सुनिश्चित करता है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या किसी प्राइवेट कंपनी का महंगा अस्पताल, अगर कोई घायल व्यक्ति वहां पहुंचता है तो इलाज पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो प्राइवेट अस्पतालों पर भी ये पूरी तरह लागू है? 100%। खासकर एसिड अटैक या रेप जैसी गंभीर घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक उपचार देना अब एक सख्त कानूनी अनिवार्यता बन गया है। तो अगर कोई अस्पताल या डॉक्टर अब भी कागजी कार्रवाई का बहाना बनाकर इलाज टालता है तो क्या किया जा सकता है? उन्हें ये याद दिलाया जा सकता है कि इलाज से इनकार करना अब सीधे तौर पर दंडनीय अपराध है। अच्छा। इस कानून ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। पहले अस्पताल पुलिस से डरते थे, अब उन्हें इस बात का डर होना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी की जान बचाने से मना किया तो अस्पताल के प्रभारी को 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। इससे डॉक्टरों को भी एक तरह की सुरक्षा मिलती है कि वो बिना किसी कानूनी झंझट की परवाह किए पहले इंसान की जान बचाएं। और न्याय का असली मकसद भी तो यही है, मानवता को कागजी नियमों से ऊपर रखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवक द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की विधिवत अपेक्षा किए जाने पर शपथ लेने से इनकार करना बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध है? धारा 211, धारा 212, धारा 213, धारा 221? सही उत्तर है धारा 213। यहाँ एक शब्द है प्रतिज्ञान। फिल्मों में तो हमने देखा है कि अदालत में लोग किसी धार्मिक किताब पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। तो ये शपथ और प्रतिज्ञान में क्या फर्क होता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। शपथ आमतौर पर किसी ईश्वर या धार्मिक आस्था को साक्षी मानकर ली जाती है, लेकिन हर इंसान आस्तिक नहीं होता। हाँ, ये भी है। इसलिए कानून प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन का विकल्प देता है। इसका मतलब है पूरी गंभीरता और होशो हवास में ये वचन देना कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, बिना किसी धार्मिक पहलू के। मतलब दोनों का कानूनी वजन एकदम बराबर होता है। बिल्कुल बराबर। और अगर कोई अदालत में या किसी जांच अधिकारी के सामने ये शपथ या प्रतिज्ञान लेने से ही साफ मना कर दे तो उसे अपराध क्यों माना गया है? क्योंकि न्याय प्रणाली तथ्यों और सच पर टिकी है। अगर लोग शपथ लेने से मुकर जाएंगे तो अदालत जांच कैसे करेगी? इसे सीधे तौर पर न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश माना जाता है। समझ गया। इसी से जुड़ी 2 और अहम धाराएं हैं जो फर्क साफ करती हैं।
धारा 211 तब लगती है जब कोई जानबूझकर सूचना देने में चूक करता है, और धारा 212 तब लगती है जब कोई जांच को भटकाने के लिए झूठी सूचना देता है। मतलब सिर्फ झूठ बोलना ही अपराध नहीं है, बल्कि अगर जानकारी है और उसे छिपाया जा रहा है तो वो मौन भी कानून की नजर में एक अपराध है। एकदम सही। न्याय के पहियों को चलने के लिए सच्चाई का ईंधन चाहिए होता है। शपथ लेने से बचना उस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटकाने जैसा है। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 224 के अनुसार किसी लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, या दोनों? 3 वर्ष। सही उत्तर है 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, या दोनों। कई बार लोग गुस्से में किसी पुलिस वाले या सरकारी अफसर को कह देते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा या तेरी नौकरी खा जाऊंगा। क्या ये धमकियां इसी धारा के दायरे में आती हैं? इस धारा का मुख्य फोकस उस इरादे पर है जिसके तहत धमकी दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को इसलिए चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है ताकि वह अफसर डरकर अपना कानूनी काम करना बंद कर दे। अच्छा, काम रोकने के लिए? हाँ, या फिर कोई ऐसा काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए, तो वो धारा 224 के तहत आएगा। प्रशासन तभी सही से काम कर सकता है जब उसके अधिकारी बिना किसी डर के फैसले लें। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि मान लीजिए कोई सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि सीधे तौर पर जाकर अफसर के काम में बाधा डालता है, उसके लिए क्या नियम है? लायक है। वो कैसे? सीधे तौर पर काम में बाधा डालने पर 3 माह की जेल या 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि चोट पहुंचाने की धमकी देकर काम करवाने या रोकने की कोशिश में 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों है कि सीधे बाधा डालने से ज्यादा सजा धमकी देकर काम रुकवाने में है? क्योंकि यहाँ बात ब्लैकमेल और खौफ पैदा करने की है। किसी अफसर के मन में चोट का डर पैदा करके पूरे सरकारी तंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, ये ज्यादा गहरा और सुनियोजित अपराध है। ओह, अब समझ में आया। कानून इसे प्रशासन के खिलाफ एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनएस की धारा 226 किससे संबंधित है? लोक सेवक पर हमला करना, विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या अवरुद्ध करने के लिए आत्महत्या का प्रयास, झूठे सबूत गढ़ना, मानहानि? सही उत्तर है विधिपूर्ण शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या अवरुद्ध करने के लिए आत्महत्या का प्रयास। अगर कोई इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें प्रशासन का क्या लेना देना? इसे सरकार के खिलाफ अपराध क्यों माना गया है? ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है सिस्टम को पंगु बनाने का। पंगु बनाने का? वो कैसे? मान लीजिए नगर निगम की टीम किसी अवैध कब्जे को हटाने गई है। अब अतिक्रमण करने वाला इंसान अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी दुकान तोड़ी तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। बाप रे! देखने में ये एक हताश इंसान का कदम लग सकता है, लेकिन असल में ये राज्य की कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए किया गया ब्लैकमेल है। समझ गया। मतलब अपनी जान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके सरकार से अपनी गैर कानूनी बात मनवाने की कोशिश करना। एकदम। सरकारी अधिकारियों को अपने फैसले नियमों और तथ्यों पर लेने होते हैं, भावनात्मक दबाव में आकर नहीं। सही बात है। अगर प्रशासन इस तरह की धमकियों के आगे झुकने लगा तो कोई भी कानूनी कार्रवाई या सुधार कभी हो ही नहीं पाएगा। हर दूसरा इंसान अपनी जान की धमकी देकर कानून से बच निकलेगा। इसीलिए इस तरह के अनुचित दबाव को रोकना बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल देखते हैं। न्यायालय की कार्रवाई में झूठे सबूत गढ़ना बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 226, धारा 227, धारा 228, धारा 230? सही उत्तर है धारा 228। झूठे सबूत गढ़ने का असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? क्या अदालत में कटघरे में खड़े होकर झूठ बोलना ही सबूत गढ़ना है? यहाँ कानून ने 2 अलग-अलग चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से बांटा है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति गवाह के तौर पर कटघरे में खड़े होकर कोई झूठी बात कहता है तो उसे झूठे सबूत देना कहा जाता है, जो धारा 227 के तहत आता है। लेकिन जब हम सबूत गढ़ने की बात करते हैं तो ये धारा 228 का मामला है। मतलब कोई भौतिक चीज तैयार करना, जैसे किसी झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए कोई सेट तैयार करना। हाँ, मान लीजिए किसी ने हत्या की है और वो खून से सना चाकू चुपके से किसी बेगुनाह पड़ोसी के घर में छुपा देता है। खतरनाक। या फिर कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए जाली वसीयत तैयार कर लेता है। ये सबूत गढ़ना है।
आप केवल झूठ नहीं बोल रहे, आप न्याय प्रणाली की आंखों में धूल झोंकने के लिए बाकायदा एक नकली ढांचा तैयार कर रहे हैं। और अगर कोई सच बोलना चाहे लेकिन उसे धमकाया जाए कि अदालत में मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा, तब क्या होता है? गवाह अदालत की आंख और कान होते हैं, इसलिए गवाहों को झूठी गवाही के लिए धमकाने या डराने पर धारा 232 के तहत सीधे 7 वर्ष तक की सजा का सख्त प्रावधान है। सबूत गढ़ना और गवाहों को धमकाना, ये दोनों ही कृत्य न्याय की जड़ें काटने के समान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मृत्यु दंडनीय अपराध के लिए किसी निर्दोष को दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना बीएनएस की किस धारा का अपराध है? धारा 228, धारा 230, धारा 231, धारा 234? सही उत्तर है धारा 230। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। किसी निर्दोष इंसान को सिर्फ फंसाना ही नहीं, बल्कि ऐसे झूठे सबूत बनाना जिससे उसे सीधा फांसी की सजा हो जाए। ये कानूनी धोखाधड़ी की सबसे चरम सीमा है। ये तो एक तरह से अदालत का इस्तेमाल करके किसी की हत्या करवाने जैसा हुआ। बिल्कुल, आप राज्य के न्यायतंत्र को ही एक हत्या के हथियार में बदल रहे हैं। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए कानून ने यहाँ एक आंख के बदले आंख वाला प्रावधान रखा है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। आंख के बदले आंख मतलब अगर झूठे सबूतों के आधार पर सजा मिल जाए तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति द्वारा गढ़े गए झूठे सबूतों की वजह से वास्तव में किसी निर्दोष व्यक्ति को अदालत से फांसी की सजा सुना दी जाती है और उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है, तो कानून कहता है कि उस झूठा साक्ष्य गढ़ने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। अरे बाप रे! मतलब जिस गड्ढे में किसी बेगुनाह को धकेला गया, कानून अंततः फंसाने वाले को भी उसी गड्ढे में गिरा देगा। ये तो बहुत बड़ा निवारक है लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए। और ऐसा सिर्फ मृत्युदंड वाले मामलों में नहीं है। अगर कोई ऐसे झूठे सबूत गढ़ता है जिससे किसी निर्दोष को आजीवन कारावास हो जाए, तो उसके लिए भी धारा 231 का कड़ा प्रावधान मौजूद है। किसी की आजादी और जिंदगी से खिलवाड़ करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 234 और 235 किससे संबंधित है? झूठा प्रमाण पत्र जारी करना और उसका उपयोग करना, लोक सेवक का प्रतिरूपण, सिक्कों की जालसाजी, संपत्ति की चोरी। सही उत्तर है झूठा प्रमाण पत्र जारी करना और उसका उपयोग करना। इसमें एक विकल्प था, लोक सेवक का प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का मतलब तो शायद किसी का भेष बदलना होता है ना, जैसे कोई नकली पुलिस वाला बन जाए। हाँ, प्रतिरूपण यानी इम्पर्सोनेशन। कोई आम आदमी अगर पुलिस की वर्दी पहनकर रौब झाड़ता है तो वो प्रतिरूपण है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो झूठे प्रमाण पत्रों से जुड़ा है, जो समाज के लिए एक अलग तरह का खतरा पैदा करते हैं। वो बॉलीवुड की फिल्में याद आ जाती हैं जहां कोई हीरो नकली मार्कशीट या नकली डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाता है और पूरे अस्पताल में घूमता रहता है। पर्दे पर ये मनोरंजक लग सकता है, लेकिन असल जिंदगी में ये जानलेवा है। धारा 234 और 235 इसी जाली व्यवस्था पर चोट करती हैं। तो दोनों धाराओं में क्या अंतर है? धारा 234 उस इंसान को पकड़ती है जो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके ऐसा झूठा प्रमाण पत्र बना रहा है या उस पर मुहर लगा रहा है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का क्लर्क पैसे लेकर नकली डिग्री छाप रहा है। और धारा 235? क्या वो उस नकली डॉक्टर पर लागू होती है? बिल्कुल। धारा 235 उस व्यक्ति के लिए है जो ये जानते हुए भी कि वो प्रमाण पत्र झूठा है, उसे असली बताकर उसका इस्तेमाल करता है। सही बात है। कोई भी सोच सकता है कि अगर नकली डिग्री वाला कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में मरीजों की सर्जरी करने लगे या कोई नकली इंजीनियर किसी बहुमंजिला इमारत का नक्शा पास कर दे तो कितनी जानें जा सकती हैं। मतलब ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये समाज के भरोसे की बात है। अगर आधिकारिक प्रमाण पत्रों से भरोसा उठ गया तो पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा। इसीलिए झूठा प्रमाण पत्र बनाने वाले और उसका फायदा उठाने वाले दोनों को कानून बराबर का अपराधी मानता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने में जानबूझकर चूक करना बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध है? धारा 235, धारा 239, धारा 242, धारा 246? सही उत्तर है धारा 239। ये थोड़ा उलझाने वाला है। अगर किसी को पता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है और वो पुलिस को नहीं बताता तो क्या वो भी मुजरिम बन जाएगा? क्या ये कानून हर चलते फिरते आम आदमी पर लागू होता है? यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है आबद्ध व्यक्ति, यानी जो कानूनी रूप से बाध्य है। ये हर राहगीर पर लागू नहीं होता। अच्छा, मतलब जिनकी ड्यूटी है। हाँ,
समाज में कुछ विशेष पद होते हैं जिनकी जिम्मेदारी ही निगरानी करना है। मान लीजिए किसी बैंक का मैनेजर है, उसे पता चलता है कि बैंक में कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है और वो जानबूझकर आंखें मूंद लेता है। या जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो। बिल्कुल, या किसी गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हो और उसे अंदर होने वाली किसी गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी हो, फिर भी वो चुप रहता है। तो मतलब अगर जिम्मेदारी निगरानी करने की है और फिर भी जानकारी छुपाई जा रही है तो वो अपराध को बढ़ावा देना है। इसे ऐसे समझिए कि एक पहरेदार अगर सो रहा है तो वो लापरवाही है, लेकिन अगर वो जाग रहा है, चोरी होते देख रहा है और फिर भी पुलिस को नहीं बता रहा, तो वो जानबूझकर की गई चूक है, जो धारा 239 के तहत दंडनीय है। समझ गया। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, न्याय व्यवस्था को साफ रखने के लिए धारा 246 भी है, जो तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर बेईमानी से झूठा दावा पेश करता है। मतलब एक तरफ सच को छुपाना और दूसरी तरफ अदालत में झूठ परोसना, दोनों ही सिस्टम का काम करना मुश्किल कर देते हैं। कानून की कोशिश यही है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जवाबदेही से भाग ना सकें। अब अगला सवाल देखते हैं। क्षति पहुंचाने के इरादे से किसी पर अपराध का झूठा आरोप लगाना बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? धारा 242, धारा 246, धारा 248, धारा 254? सही उत्तर है धारा 248। समाज में ये तो बहुत आम देखने को मिलता है। अक्सर लोग जमीन के विवाद में या किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए थाने जाकर सामने वाले पर झूठी एफआईआर करवा देते हैं। यह एक बहुत ही घातक प्रवृत्ति है। जब किसी बेगुनाह पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो सिर्फ उस व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से नहीं तोड़ा जाता, बल्कि पूरे राज्य की पुलिस और अदालतों का अनमोल समय बर्बाद किया जाता है। हाँ, पुलिस भी तो उसी में उलझी रहती है। बिल्कुल, पुलिस उस झूठे मामले की तफ्तीश में अपनी ऊर्जा लगाती है और इस दौरान वो मामले पीछे छूट जाते हैं जहां किसी वास्तविक पीड़ित को न्याय की जरूरत होती है। मतलब जो असली पीड़ित हैं उनका हक मारा जाता है। और सुनने में तो ये भी आता है कि लोग अदालत में जाकर झूठे मुकदमे ठोक देते हैं। हाँ, और उससे निपटने के लिए धारा 246 का प्रावधान है, जिसमें झूठा मुकदमा या दावा पेश करने पर 2 वर्ष तक की सजा दी जाती है। लेकिन जब बात किसी पर जानबूझकर झूठा आपराधिक आरोप लगाकर उसे फंसाने की हो तो वहां धारा 248 लागू होती है। तो ये धारा उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो कानून को अपनी निजी दुश्मनी निकालने का हथियार समझते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। कोई भी न्याय प्रणाली केवल इस बात से सफल नहीं होती कि वो कितने अपराधियों को पकड़कर सजा देती है। तो असली पैमाना क्या है? एक न्याय प्रणाली तभी सही मायनों में जीवंत मानी जाती है जब वो असली पीड़ितों के आंसू पहुंच सके और साथ ही उन लोगों को पूरी सख्ती से कुचल दें जो न्याय के तराजू का इस्तेमाल खिलवाड़ के लिए करते हैं। क्योंकि न्याय का दुरुपयोग सिर्फ किसी एक इंसान के साथ अन्याय नहीं है, वो अपने आप में न्याय की हत्या है। लुटेरों या डकैतों को शरण देने के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में किया गया है? विकल्प हैं धारा 248, धारा 254, धारा 261 या धारा 262? इसका सही जवाब है धारा 254। देखिए, यहाँ कानून का नजरिया बहुत ही दिलचस्प है। वो कैसे? आमतौर पर धारणा होती है कि जो व्यक्ति हथियार लेकर डकैती कर रहा है सिर्फ वही मुख्य अपराधी है, लेकिन बीएनएस स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति उन लुटेरों को छिपने की जगह दे रहा है या खाना दे रहा है वो भी उतनी ही गंभीर जुर्म का भागीदार है। अच्छा, मतलब बिना किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट के तो कोई अपराध चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, पनाह देना भी गंभीर अपराध है। लेकिन हाँ, इसमें पति या पत्नी द्वारा शरण देने को कुछ परिस्थितियों में अपवाद माना गया है। ये तो इंसानी रिश्तों को ध्यान में रखकर बनाया गया नियम लगता है। जी, लेकिन ध्यान रहे कि ये छूट हर जगह नहीं है। जैसे अगर कोई सेना के भगोड़े को पनाह देता है तो वहां ये पारिवारिक छूट काम नहीं आएगी। एकदम नहीं। सेना के भगोड़े को शरण देने पर धारा 164 के तहत सीधे 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये तो देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए सजा भी सख्त है। अब अगला सवाल देखते हैं। अपनी ही विधिपूर्ण गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा डालना बीएनएस की किस धारा के तहत दंडनीय है? विकल्प हैं धारा 261, धारा 262, धारा 267 या धारा 268? इस परिस्थिति का सही उत्तर है धारा 262। मतलब अगर पुलिस गिरफ्तार करने आई और कोई भागने की कोशिश करे? हाँ, वैध गिरफ्तारी से भागना या विरोध करना अपने आप में एक अपराध है।
भले ही आप उस मुख्य मामले में निर्दोष हो। ये तो भागने वाले की बात हुई, लेकिन अगर पुलिस खुद ही लापरवाही कर दे और कैदी को भागने दे, फिर क्या होगा? यही तो इस कानून की खूबी है। अगर कोई लोक सेवक अपनी लापरवाही से कैदी को भागने देता है तो उसे भी नहीं बख्शा जाता। अच्छा, उनके लिए भी सजा है? बिल्कुल। ऐसे मामलों में धारा 261 के तहत उस अधिकारी को 2 वर्ष की सजा मिलती है। वाह, मतलब सिस्टम के अंदर भी पूरी जवाबदेही है। अब अगला सवाल देखते हैं। मूल्यांकनकर्ता का प्रतिरूपण करने से जुड़ा ये सवाल है। जानबूझकर स्वयं को मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रतिरूपण करने पर बीएनएस की धारा 268 के तहत क्या दंड है? विकल्प हैं 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों, या 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। प्रतिरूपण का मतलब तो बहरूपिया बनना हुआ ना? हाँ, अब सोचिए, जूरी या मूल्यांकनकर्ता के रूप में फर्जी तरीके से बैठना न्याय प्रक्रिया में कितना बड़ा हस्तक्षेप है। ये तो सीधे तौर पर अदालत के साथ धोखाधड़ी है। बिल्कुल। और न्याय प्रणाली के सम्मान को लेकर एक और बहुत कड़ा नियम है। वो क्या है? अगर कोई न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान करता है तो धारा 267 के तहत 6 माह की जेल का प्रावधान है। मतलब अदालत की गरिमा से कोई समझौता नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 269 किस अपराध से संबंधित है? विकल्प हैं सार्वजनिक उपद्रव, न्यायालय का अपमान, जमानत या बॉन्ड पर रिहा किए गए व्यक्ति द्वारा अदालत में उपस्थित होने में विफलता, या मिलावटी दवा बेचना। इसका सही उत्तर है जमानत या बॉन्ड पर रिहा किए गए व्यक्ति द्वारा अदालत में उपस्थित होने में विफलता, जिसे हम अक्सर बेल जंप करना कहते हैं। जी। अदालत जब जमानत देती है तो वो एक भरोसा होता है। उपस्थित न होना उस भरोसे को तोड़ना है। तो इससे उनकी पुरानी जमानत रद्द हो जाती होगी। जमानत तो रद्द हो ही सकती है, लेकिन ये एक अलग और नया अपराध बन जाता है। अच्छा, मतलब एक और केस जुड़ गया। बिल्कुल। और हाँ, विकल्पों में जो सार्वजनिक उपद्रव का जिक्र था उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सार्वजनिक उपद्रव का उल्लेख धारा 270 में किया गया है। ये स्पष्टता जरूरी थी। अब अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति निषेधादेश जारी होने के पश्चात भी सार्वजनिक उपद्रव जारी रखता है तो बीएनएस की धारा 293 के तहत क्या दंड है? विकल्प हैं 3 महीने, 6 माह तक के कारावास, या 5,000 रुपए जुर्माना, या दोनों, 1 वर्ष की जेल या 2 वर्ष की जेल। इसका सही उत्तर है 6 माह तक के कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों। निषेधादेश मतलब इंजंक्शन ना? जैसे किसी को लाउडस्पीकर बंद करने का आदेश मिला हो। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया और फिर भी उपद्रव जारी है तो ये सीधे आदेश की अवज्ञा है। तो क्या सामान्य उपद्रव और आदेश तोड़ने के बाद के उपद्रव की सजा में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। यदि उपद्रव के लिए कोई अन्य दंड नहीं है तो सामान्य तौर पर धारा 292 के तहत सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन आदेश तोड़ने पर धारा 293 लग जाती है, जिसमें 6 महीने तक की जेल है। ये तो बहुत तार्किक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अश्लील पुस्तकों या सामग्री आदि का विक्रय बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है? विकल्प हैं धारा 292, धारा 294, धारा 295 या धारा 296। सही उत्तर है धारा 294। समाज में एक शालीनता और नैतिकता बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर यही सामग्री किसी बच्चे को बेची जाए तो क्या कानून ज्यादा सख्त होता है? बहुत सख्त हो जाता है। अगर सामग्री किसी बालक को बेची जाए तो ये दंड अत्यंत कठोर हो जाता है। कितनी सजा है इसमें? धारा 295 के तहत सीधे 7 वर्ष की जेल का प्रावधान है। बाप रे, ये तो काफी कड़ा है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर अश्लील गीत गाने पर भी 3 माह की जेल है, जो धारा 296 में आती है। मतलब सार्वजनिक स्थानों की मर्यादा भी जरूरी है। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 297 के अनुसार लॉटरी कार्यालय रखना क्या है? विकल्प हैं वैध व्यापार, राज्य सरकार की अनुमति के बिना दंडनीय अपराध, पूर्णतया वैध, या सामाजिक कार्य। इसका सही उत्तर है राज्य सरकार की अनुमति के बिना दंडनीय अपराध। मतलब अपनी मर्जी से कोई लॉटरी का धंधा नहीं खोल सकता। जी, राज्य द्वारा अधिकृत लॉटरी को ही इसमें छूट दी गई है। और जो गली मोहल्ले में छोटा मोटा सट्टा चलता है उसका क्या? उसे भी अब बहुत गंभीरता से लिया गया है। छोटे स्तर का सट्टा अब छोटे संगठित अपराध यानी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल है। अच्छा, ये धारा 112 वाला मामला है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगला सवाल देखते हैं।
किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना बीएनएस की धारा 298 के तहत कितनी सजा का प्रावधान करता है? विकल्प हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों, 3 वर्ष या 5 वर्ष। इस संवेदनशील मामले का सही उत्तर है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों। क्योंकि ये सिर्फ किसी इमारत का नुकसान नहीं है, बल्कि सीधे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। एकदम सही। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही इसका मुख्य आधार है। और अगर कोई किसी धार्मिक सभा या जुलूस में हंगामा करे तो उसके लिए भी स्पष्ट नियम है। धार्मिक सभा में विघ्न डालने पर धारा 300 के तहत 1 वर्ष तक की सजा है। शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 305 के तहत किन स्थानों पर चोरी करने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है? विकल्प हैं आवास गृह, माल या यात्रियों के परिवहन के साधन में, पूजा स्थल या सरकारी संपत्ति से, या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। मतलब घर हो या गाड़ी या पूजा स्थल, हर जगह सजा 7 साल ही है। जी, क्योंकि इन जगहों पर चोरी ज्यादा गंभीर मानी गई है। तो सामान्य चोरी में क्या सजा होती है? सामान्य चोरी जो धारा 303 में आती है उसके लिए 3 वर्ष की जेल है, और झपटमारी यानी स्नैचिंग के लिए भी धारा 304 के तहत 3 वर्ष की ही जेल है। लेकिन जैसे ही कोई घर के अंदर या मंदिर में घुसा, सजा 7 साल हो गई। बिल्कुल, क्योंकि वहां व्यक्ति की सुरक्षा की भावना को सीधा नुकसान पहुंचता है। यह अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी था। अब अगला सवाल देखते हैं। आपराधिक विश्वासघात, जिसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं, इसका उल्लेख बीएनएस की किस धारा में किया गया है? विकल्प हैं धारा 314, धारा 316, धारा 318 या धारा 323। सही उत्तर है धारा 316। विश्वासघात मतलब जहां आपने किसी को अपनी संपत्ति सौंपी हो? हाँ, सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से गबन करना आपराधिक विश्वासघात है। और अगर संपत्ति सौंपी ना गई हो, बस किसी को मिल गई हो, तो वह संपत्ति का केवल दुरुपयोग माना जाएगा, जो धारा 314 में आता है, और इसमें कम से कम 6 महीने की जेल है। और अगर शुरू से ही इरादा धोखा देने का हो तो वो धोखाधड़ी यानी चीटिंग है, जो धारा 318 के अंतर्गत आती है। मतलब अपराध की हर परिस्थिति के लिए अलग धारा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। धोखाधड़ी, चीटिंग को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है? धारा 314, धारा 316, धारा 318, धारा 330। इस प्रश्न का सही उत्तर है धारा 318। अच्छा, तो धोखाधड़ी मतलब आम बोलचाल में तो हम ये शब्द रोज ही सुनते हैं। हर कोई कभी न कभी कहता है कि यार मेरे साथ धोखा हो गया। बिल्कुल, लेकिन देखिए कानूनी परिभाषा में ना एक शब्द बहुत अहम है, और वो है किसी को प्रेरित करना, या जिसे हम अंग्रेजी में इंड्यूस करना कहते हैं। प्रेरित करना मतलब किसी को झूठा विश्वास दिलाना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठा विश्वास दिलाता है और फिर उसी विश्वास का फायदा उठाकर उसे अपनी संपत्ति या पैसा सौंपने के लिए मना लेता है, तो वो धोखाधड़ी है। तो मतलब सिर्फ झूठ बोलना अपने आप में धोखाधड़ी नहीं है? एकदम सही। अपराध तब बनता है जब उस झूठ के कारण सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे उसे आर्थिक या संपत्ति का नुकसान हो जाए। व्यक्ति के मन में जानबूझकर भ्रम पैदा करके उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो वो सच्चाई जानने पर कभी नहीं करता। इस अपराध का मूल आधार यही है। और मुझे याद आ रहा है, पुरानी जो आईपीसी थी उसमें ये प्रावधान बहुत ही प्रसिद्ध धारा 420 के अंतर्गत आता था। हाँ, वो संख्या तो इतनी मशहूर हो गई थी कि धोखाधड़ी का पर्याय ही बन गई। आज भी लोग 420 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब नई बीएनएस के तहत ये व्यवस्था धारा 318 में आ गई है। और एक और बात जो इसमें जोड़ना चाहूंगा, धोखाधड़ी कई बार ना छोटे संगठित अपराध का भी हिस्सा होती है। अच्छा, मतलब बड़े अपराधों की शुरुआत यहीं से होती है। जी, बड़े सिंडिकेट अक्सर छोटे छोटे आर्थिक धोखों के जरिए ही अपना नेटवर्क बनाते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। बीएनएस की धारा 326 किससे संबंधित है? पशु को मारना, चोट, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा शरारत, मिसचीफ, गृह अतिचार, मानहानि। इसका सही उत्तर है चोट, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा शरारत, मिसचीफ। ये जो कानूनी शब्द है ना, शरारत, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे बच्चों की कोई खेलकूद वाली बात हो रही हो। हाँ, सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन कानूनी भाषा में शरारत का मतलब बहुत अलग और गंभीर है। किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
या उसकी उपयोगिता कम करना शरारत कहलाता है। उपयोगिता कम करना मतलब अगर कोई किसी मशीन को पूरी तरह से ना तोड़े, बस उसका एक जरूरी पुर्जा निकाल दे जिससे वो काम करना बंद कर दे। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि नुकसान कैसे किया गया, वो ये देखता है कि उस संपत्ति के मूल्य या उसके काम करने की क्षमता पर क्या असर पड़ा। तो अगर एक पुर्जा निकालने से मशीन बेकार हो गई तो वो शरारत है, और इसमें आग या विस्फोटक पदार्थों का विशेष रूप से जिक्र है, क्योंकि उनसे किया गया नुकसान अधिक गंभीर माना जाता है। क्योंकि आग तो बेकाबू हो सकती है ना, आसपास की चीजों को भी जला सकते हैं। सही कहा। इसमें जनधन की हानि का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। और एक और बहुत जरूरी तथ्य है इसमें, यदि ये शरारत रेल या विमान को नष्ट करने के लिए की गई हो तो धारा 327(2) के तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास, बाप रे, ये तो बहुत कड़ा नियम है। हाँ, क्योंकि वहां सैकड़ों लोगों की जान सीधे तौर पर खतरे में आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएनएस की धारा 332 के अनुसार अपराध करने के इरादे से गृह अतिचार करने पर क्या होता है? कोई सजा नहीं, दंड बढ़ जाता है, केवल जुर्माना लगता है, सामाजिक सेवा दी जाती है। इसका सही जवाब है दंड बढ़ जाता है। तो सामान्य रूप से अगर कोई बिना अनुमति घर में घुसे तो वो गृह अतिचार है, राइट? हाँ, सामान्य तौर पर घर में अवैध रूप से घुसना धारा 331 के तहत दंडनीय है। लेकिन यहाँ बात हो रही है अपराध करने के इरादे से घुसने की, मतलब इंटेंट की बात आ गई। एकदम। और यहीं पर कानून इरादे या इंटेंट के आधार पर सजा तय करता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गलती से या रास्ता भटककर किसी के हाथे में आ गया तो वो सामान्य अतिचार है। हाँ, लेकिन यदि अंदर घुसने का उद्देश्य चोरी करना या मारपीट करना है तो वो बहुत गंभीर मामला बन जाता है। तो मतलब दिमाग में क्या चल रहा था ये तय करेगा कि सजा कितनी मिलेगी। बिल्कुल। ऐसे मामलों में धारा 332 और 333 के तहत सजा सीधे 7 वर्ष तक बढ़ जाती है। कानून बाहरी क्रिया से ज्यादा उस छुपी हुई आपराधिक मानसिकता को दंडित करता है। अब अगला सवाल देखते हैं। जालसाजी, फौजरी बीएनएस की धारा 336 के तहत दंडनीय है। इसमें अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? 1 वर्ष, 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों? 5 वर्ष, 7 वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों। जालसाजी मतलब आमतौर पर जो हम सुनते हैं कि किसी के फर्जी साइन कर दिए या झूठे कागज बना लिए। हाँ, जालसाजी का अर्थ झूठे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाकर धोखाधड़ी करना है। आज के समय में तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ज्यादा अहम हो गए हैं। बिल्कुल, इसीलिए डिजिटल दस्तावेजों में हेरफेर भी इसी के तहत आता है। अगर हम बड़े परिदृश्य या बिगर पिक्चर की बात करें तो कोई भी अर्थव्यवस्था दस्तावेजों के भरोसे पर चलती है। जमीन के कागज हो गए या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जी, ये अपराध संपत्ति और अधिकारों के ट्रांसफर में धोखेबाजी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अगर जालसाजी पर लगाम ना हो तो पूरे सिस्टम से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का वर्णन बीएनएस की किस धारा में है? धारा 391, धारा 352, धारा 355, धारा 356? इसका सही जवाब है धारा 351। आपराधिक धमकी में किसी के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी तो आती ही होगी। हाँ, और इसके साथ साथ प्रतिष्ठा या रेपुटेशन को चोट पहुंचाने की धमकी देना भी इसके अंतर्गत आता है। ये काफी दिलचस्प है। ताकि वो इंसान कोई ऐसा कार्य करे जो वो करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब ब्लैकमेल करके उसकी स्वतंत्र इच्छा को खत्म कर देना। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ये धमकी बहुत गंभीर किस्म की हो तो सजा भी ज्यादा होती है। सही पढ़ा आपने। यदि धमकी जान से मारने की हो या फिर घर में आग लगाने की हो तो ये एक बहुत ही गंभीर श्रेणी में आ जाता है। ऐसे मामलों में सजा 7 वर्ष तक हो सकती है। क्योंकि उसका जो मानसिक प्रभाव होता है पीड़ित पर वो तो बहुत भयानक होता होगा। बिल्कुल, वो इंसान हर पल दहशत में जीता है। इसीलिए कानून ने इतनी सख्त सजा का प्रावधान रखा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विगत वर्ष की यूपीएसआई परीक्षा के अनुसार बीएनएस की धारा 137 पहले आईपीसी 361 के तहत अपहरण, किडनैपिंग से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष को वैध संरक्षक से बहकाकर ले जाना अपहरण है। 18 वर्ष से कम आयु के पुरुष को ले जाना अपहरण नहीं है। ये केवल महिलाओं पर लागू होता है। अपहरण के लिए फिरौती मांगना अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष को वैध संरक्षक से बहकाकर ले जाना अपहरण है। तो ये जो सवाल है ये साफ तौर पर पुरानी आईपीसी के आधार पर पूछा गया था। हाँ,
और ये पुराने और नए कानून के बीच के अंतर को समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पुरानी आईपीसी की धारा 361 के अनुसार तो उम्र अलग-अलग थी ना, लड़के और लड़की के लिए? जी, उस समय 16 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का अपहरण माना जाता था। लेकिन कानून की नज़र में ये तो एक तरह का भेदभाव था। बिल्कुल था, और इसी खामी को दूर करने के लिए बीएनएस 2023 में बालक की परिभाषा को धारा 2(3) में स्पष्ट किया गया। तो अब नियम क्या है? अब 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक माना जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इस बदलाव से कानून में एक बहुत ही जरूरी एकरूपता लाई गई है। अब अगला सवाल देखते हैं। विगत वर्ष की यूपीएससी परीक्षा के अनुसार 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर संधि के तहत नरसंहार को किस प्रकार का अपराध नहीं माना जाता? राजनीतिक अपराध, प्रत्यर्पण के उद्देश्य से, सामाजिक अपराध, धार्मिक अपराध, नस्लीय अपराध? सही जवाब है राजनीतिक अपराध, प्रत्यर्पण के उद्देश्य से। नरसंहार तो मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन ये प्रत्यर्पण या एक्सट्रेडिशन वाला क्या मामला है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर अपराधी अपने देश से भागकर दूसरे देश में ये कहकर शरण मांगते हैं कि उनके कृत्य राजनीतिक थे। हाँ, लेकिन नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के अनुसार नरसंहार को किसी भी स्थिति में राजनीतिक अपराध मानकर प्रत्यर्पण से छूट नहीं दी जा सकती। मतलब कोई भी देश उन्हें राजनीतिक बंदी मानकर बचा नहीं सकता। एकदम सही। हाँ। ऐसे अपराधियों को हर हाल में वापस भेजना होगा या उन पर मुकदमा चलाना होगा। हाँ। और ये बात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम कानून के अनुच्छेद 6 में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आरटीआई अधिनियम के संदर्भ में विगत वर्ष का प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को जानकारी के लिए आवेदन करता है, लेकिन वह जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है, तो पहला प्राधिकरण क्या करेगा? आवेदन लौटा देगा, जुर्माना लगाएगा, संबद्ध प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रसरित करेगा, आवेदन खारिज कर देगा? इसका सही उत्तर है संबद्ध प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रसरित करेगा। ये तो आरटीआई का बहुत ही व्यावहारिक और अच्छा उपयोग लगता है। एक आम नागरिक को कैसे पता होगा कि किस विभाग के किस कमरे में जानकारी रखी है? बिल्कुल, आम आदमी सरकारी विभागों की उलझनों को नहीं समझ सकता। इसीलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार ये लोक सूचना अधिकारी का कानूनी कर्तव्य है कि वो खुद सही विभाग को आवेदन भेजे। जी हाँ, अधिकारी को आवेदन खारिज करने के बजाय उसे 5 दिनों के भीतर सही विभाग को ट्रांसफर करना होता है। ये तो सूचना के अधिकार को सुगम बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हाँ, इससे सिस्टम जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म का क्या अर्थ है? विगत वर्ष का प्रश्न। किताबें चुराना, किसी दूसरे के विचारों या कार्यों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना, पुस्तकालय से दस्तावेज फाड़ना, ऑनलाइन किताबें बेचना। सही जवाब है किसी दूसरे के विचारों या कार्यों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना। ये साहित्यिक चोरी तो सीधा सीधा कॉपीराइट का उल्लंघन है। हाँ, ये कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का गंभीर उल्लंघन है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि इंसान को याद नहीं रहता कि ये विचार किसी और का था और वो अनजाने में उसे अपना समझ लेता है। होता है, लेकिन कानून की नजर में ये जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, दोनों ही स्थितियों में ये अवैध है। मतलब अज्ञानता कोई बहाना नहीं हो सकता यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कॉपीराइट का मालिक है उसके पास अपने कंटेंट के उपयोग का विशेष अधिकार होता है। आप बिना अनुमति के उसके विचारों का श्रेय नहीं ले सकते। अब अगला सवाल देखते हैं। पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट और पहचान की धोखाधड़ी का मुख्य आधार क्या होता है? बैंक लूटना, व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, फोन, बैंक खाता तक पहुंच और उसकी चोरी, सार्वजनिक सूचना की चोरी, इंटरनेट बंद कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, फोन, बैंक खाता तक पहुंच और उसकी चोरी। आज के डिजिटल युग में जहां हम हर जगह अपना नाम और नंबर डालते रहते हैं, ये अपराध तो बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। बहुत ज्यादा गंभीर। आज के समय में डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है। अपराधी सिर्फ जानकारी चुरा कर नहीं रुकते, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जी, चुराई गई जानकारी का इस्तेमाल धोखाधड़ी या अवैध काम करने के लिए किया जाता है। वो आपके नाम पर लोन ले सकते हैं या बैंक खाते खाली कर सकते हैं। ये तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बन चुका है। हाँ, ये साइबर अपराधों में एक प्रमुख अपराध है और इसीलिए इसे रोकने के लिए आईटी एक्ट के साथ साथ बीएनएस की धोखाधड़ी की धाराओं के तहत भी दंडित किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
पुरानी सीआरपीसी की धारा 133 के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार किसे था? विकल्प हैं पुलिस इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, केवल मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट। देखिए, ये जो प्रावधान है ना धारा 133 का, जी ये पूरी तरह से समुदाय की तुरंत रक्षा के लिए बनाया गया था। जी सार्वजनिक उपद्रव या पब्लिक न्यूसेंस के मामलों में आप अदालत में महीनों तक इंतजार नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई अवैध फैक्ट्री जहरीला धुआं छोड़ रही है, तो वहां कोर्ट के चक्कर काटना तो बिल्कुल वो व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए न्यायपालिका के बजाय ये आपातकालीन अधिकार कार्यपालिका को यानी एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया, क्योंकि वो ग्राउंड पर प्रशासन संभालते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस प्रावधान को नए बीएनएसएस की धारा 152 में जगह दी गई है। धारा 152 में। जी, और नए कानून में भी ये शक्ति कार्यपालिका के पास ही रखी गई है ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। सही कहा आपने। इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपद्रव की परिभाषा पुरानी आईपीसी की किस धारा में दी गई थी? विकल्प है धारा 268, धारा 278, धारा 368, धारा 378। जी, इसका सही उत्तर है धारा 268। बिल्कुल। और सिर्फ आईपीसी ही नहीं, अगर हम सामान्य खंड अधिनियम यानी जनरल क्लॉज एक्ट को देखें तो उसकी धारा 3 उपधारा 48 भी सार्वजनिक उपद्रव को इसी तरह परिभाषित करती है। मतलब एक यूनिवर्सल परिभाषा बन गई। हाँ, और इसका सीधा सा मतलब कोई भी ऐसा कार्य है जिससे आम जनता को या आस पड़ोस के लोगों को कोई सामान्य खतरा या परेशानी हो। और अब जो नया कानून है बीएनएस, उसमें इस महत्वपूर्ण परिभाषा को मुख्य रूप से धारा 270 के तहत रखा गया है। धारा 270 के तहत। जी, चलिए अब राज्य की सुरक्षा से जुड़े एक बहुत ही ऐतिहासिक विषय की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 के ऐतिहासिक मामले में पुरानी आईपीसी की किस धारा को असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी? विकल्प हैं धारा 120B, धारा 124A, धारा 302, धारा 377। इसका सही उत्तर है धारा 124A, राजद्रोह। जी बिल्कुल, धारा 124 से राजद्रोह। ये जो केदारनाथ सिंह का मामला है ना, हाँ। ये भारतीय न्याय शास्त्र का बहुत बड़ा मील का पत्थर है। केदारनाथ सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे, हाँ। और जब उन पर सरकार की आलोचना करने के लिए राजद्रोह का मुकदमा चला तो मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक पहुंचा। हाँ, कि क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस धारा को पूरी तरह रद्द तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हिंसा भड़काने की मंशा न हो तब तक राजद्रोह नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव अब नए बीएनएस में हुआ है। नए कानून से राजद्रोह शब्द को ही पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बहुत बड़ा। अब राजद्रोह की जगह बीएनएस की धारा 152 में एक नया प्रावधान है जो सरकार की आलोचना को नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानता है। मतलब अब फोकस सरकार से हटकर सीधे देश की सुरक्षा पर आ गया है। ये वाकई एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। अधिकारों की बात करें तो अगला प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले से है। प्रश्न है, पुरानी आईपीसी की धारा 497 को 2018 में किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था? विकल्प है जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। जी, इसका सही उत्तर है जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। ये मामला तो सीधे तौर पर समानता और गरिमा से जुड़ा था। जोसेफ शाइन ने अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका लगाई थी। पुरानी जो धारा 497 थी व्यभिचार या एडल्ट्री की, वो महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति मानती थी। मतलब महिला की अपनी कोई सहमति या पहचान नहीं थी उसमें? बिल्कुल नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये अनुच्छेद 14, समानता अनुच्छेद 15, भेदभाव न करने और अनुच्छेद 21, गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन है। और अब स्पष्ट कर दूं कि व्यभिचार अब कोई अपराध नहीं है। इसके लिए जेल नहीं हो सकती। यह बस तलाक का एक नागरिक आधार यानी सिविल ग्राउंड है। बहुत ही जरूरी जानकारी। तो अब अपराध के चरणों की ओर चलते हैं। जी, स्रोत से हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अपराध 4 चरणों योजना, तैयारी,
प्रयास और निष्पादन में दंडनीय माना गया है। विकल्प हैं लूटमार, बलात्कार, हत्या, डकैती। इसका सही उत्तर है डकैती। देखिए, क्रिमिनल लॉ का सामान्य नियम होता है कि सिर्फ मन में बुरा इरादा होना या तैयारी करना अपराध नहीं है। मतलब जब तक कोई एक्शन ना हो। हाँ, एक्टस रियस ना हो। लेकिन डकैती इकलौता ऐसा अपराध है जिसके हर एक चरण को, यहाँ तक कि सिर्फ योजना बनाने या तैयारी करने को भी अपराध माना गया है। मतलब अगर सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तभी। बिल्कुल। और आपको हैरानी होगी कि नए बीएनएस की धारा 310 उपधारा 4 के तहत केवल डकैती की तैयारी करने पर ही 10 वर्ष की जेल का प्रावधान है। बाप रे, सिर्फ तैयारी पर 10 साल की जेल। जी, क्योंकि संगठित और हिंसक अपराध समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। सही बात है। और ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस के पास भी विशेष अधिकार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसी बारे में है। संघीय अपराध का क्या अर्थ है? विकल्प है ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा अपराध जिसमें केवल अदालत ही समन भेज सकती है, ऐसा अपराध जो केवल सिविल प्रकृति का हो, केवल गैर जमानती अपराध। इसका सही उत्तर है ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हत्या, डकैती या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में अगर पुलिस वारंट का इंतजार करने लगे तो अपराधी तो भाग जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए पुरानी सीआरपीसी की धारा 40 और अब नए बीएनएसएस की धारा 35 पुलिस को यह अधिकार देती है कि वे बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तारी कर सके ताकि सबूतों और गवाहों को बचाया जा सके। ये पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी है। अब एक ऐसे कानूनी नियम की बात करते हैं जो बहुत दिलचस्प है। जी, बताइए। प्रश्न है, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होती है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। ये सामान्य नियम बीएनएस की किस धारा में परिलक्षित होता है? विकल्प हैं धारा 14, धारा 17, धारा 22, धारा 34। सही उत्तर है धारा 14। ये जो बचाव है ना, ये पुरानी आईपीसी की धारा 76 में था। इसका मतलब है कि आप अदालत में ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून नहीं पता था। लेकिन अगर आपसे तथ्य समझने में कोई भूल हुई है और आपने सद्भावपूर्वक गुड फेथ में काम किया है तो आपको बचाव मिल सकता है। इसका कोई उदाहरण है क्या? बहुत ही मशहूर उदाहरण है बुंडाकुई बनाम सम्राट का मामला। इस मामले में क्या हुआ कि एक महिला ने आधी रात को अंधेरे में एक आकृति देखी। उसे लगा कि वो कोई चुड़ैल या बुरी आत्मा है। उसने आत्मरक्षा में उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, लेकिन वो वास्तव में एक इंसान था। अरे जी, लेकिन अदालत ने उसे हत्या के आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने माना कि उसका इरादा किसी इंसान को मारने का नहीं था। यह तथ्य की भूल का एक क्लासिक उदाहरण था। वाह, ये तो बहुत ही हैरान करने वाला और दिलचस्प मामला है। बिल्कुल। चलिए पर्यावरण से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। जी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वातावरण को दूषित करता है ताकि वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, तो पुरानी आईपीसी की धारा 278 के तहत उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? विकल्प हैं 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक, 5000 रुपए। सही उत्तर है 1000 रुपए तक। ये असंज्ञेय और गैर शमनीय अपराध है, मतलब इसमें समझौता नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नए बीएनएस की धारा 280 में भी आज के इस दौर में ये जुर्माना सिर्फ 1000 रुपए ही रखा गया है। सिर्फ 1000? आज के समय में जब प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है। मैं भी हैरान थी, लेकिन इसका कारण शायद ये है कि आज हमारे पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और एनजीटी जैसे विशेष कानून हैं जो करोड़ों का जुर्माना लगाते हैं। इसलिए मुख्य दंड संहिता में इसे शायद सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप में छोड़ दिया गया है। हाँ, ये तर्क सही लगता है। अब आते हैं एक और बहुत ही ऐतिहासिक प्रश्न पर, जिसने समाज की सोच को झकझोर कर रख दिया था। अप्राकृतिक यौन संबंध को पुराने आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया था? विकल्प हैं धारा 302, धारा 376, धारा 377, धारा 498A। हाँ। सही उत्तर है धारा 377। नवतेज सिंह जौहर का 2018 का मामला कोई कैसे भूल सकता है। इस फैसले ने सदियों पुरानी विक्टोरियन सोच को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। ये सिर्फ कानून का बदलना नहीं था, ये एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों, उनकी समानता और उनकी पहचान के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी जिसने उन्हें डर के साए से बाहर निकाला। बिल्कुल सही बात है।
और अब हम आज के आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं, जो संपत्ति विवादों से जुड़ा है। जी। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत अचल संपत्ति के विवाद में मजिस्ट्रेट कब कार्यवाही कर सकता है? विकल्प हैं: यदि विवाद में संयुक्त परिवार शामिल हो, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित हो, उपर्युक्त सभी मामलों में। सही उत्तर है यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो। देखिए, संपत्ति विवाद आमतौर पर सिविल मामले होते हैं जिनमें सालों लगते हैं, लेकिन अगर दो गुट किसी जमीन को लेकर हथियारों के साथ आमने सामने आ जाएं, तो वहां तो दंगा हो सकता है। बिल्कुल। इसी शांति भंग होने के खतरे को टालने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट इसमें हस्तक्षेप करते हैं। अब ये प्रावधान BNSS 164 में है। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों से लिखित दावा मांगते हैं और अगर स्थिति बेकाबू हो तो BNSS 165 के तहत संपत्ति को कुर्क यानी अटैच करने का अधिकार भी मजिस्ट्रेट के पास होता है, ताकि खून खराबा रोका जा सके। एकदम सही। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। और आज हमने जितने भी कानूनों की बात की है, उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? इन कानूनों का ये जो सफर है, ये सिर्फ धाराओं के नंबर बदलने का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि एक समाज के रूप में हमारी सोच कैसे बदल रही है, चाहे राजद्रोह हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून समाज को बदलता है या हमारा बदलता हुआ समाज ही कानून को खुद को बदलने के लिए मजबूर कर देता है? ये सोचने वाली बात है। तो आज हमने देखा BNS के 300 MCQ सीरीज का चौथा वीडियो, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन पर बात की हमने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं इसके 5वें भाग के साथ। नमस्कार।